नमस्कार दोस्तों, आज एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हैं संस्कृत व्याकरण की नई क्लास लेकर के, जिसमें आपने समास के बारे में पढ़ा। समास का प्रथम भाग आपको आगे बता दिया गया था। आज हम समास का दूसरा भाग तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल बाल विकास स्कूल खादरा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तथा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये चीज आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, जिससे कि हम और भी सुधार कर सकें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी को इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। हम बात करते हैं आज समास के दूसरे भाग की। अव्ययभाव समास आपने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये बात सबसे पहले हमारे सामने आती है। तो तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पद जो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों में अलग अलग विभक्ति होती है। विभक्ति जो होती है पूर्व पद में भी अलग होती है और उत्तर पद में भी अलग होती है, लेकिन कहीं कहीं पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां भी होती हैं। इसके ऊपर अपन डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। अब इस समास के अंदर जो पूर्व पद की विभक्ति होती है, पूर्व पद यानी पहले पद की जो विभक्ति होती है, उसका लोप कर दिया जाता है। उस विभक्ति का लोप करके उत्तर पद को, यानी आगे वाला जो शब्द होता है, उसको आगे लिख करके समस्त पद बनाया जाता है। और पूर्व पद में जो विभक्ति थी, उसी विभक्ति के नाम पर इस समास का नाम रखा जाता है। पूर्व पद की विभक्ति के नाम पर, ये ध्यान रखना। तो आगे हम इसको पढ़ें, इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि विभक्ति का लोप पूर्व पद का होगा। पूर्व पद की विभक्ति में जो विभक्ति है, उसका लोप होकर के आगे उत्तर पद को लगा देंगे, समस्त पद बन जाएगा। लेकिन पूर्व पद में जो विभक्ति होगी, उसी के नाम पर इस समास का नाम पड़ता है। जैसे पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, तृतीय विभक्ति है तो तृतीय तत्पुरुष समास होगा, चतुर्थी है तो चतुर्थी, ऐसे सप्तमी विभक्ति तक इसके नाम होते हैं। अब यहाँ द्वितीय से सप्तमी तक ये समास होता है। तो इस समास के अंदर आपको ये याद रखना है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। समास बनाते समय हमें ये याद रखना है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके आगे उत्तर पद लिख दिया जाता है, समस्त पद बन जाएगा। तत्पुरुष समास के भाग, इस समास के दो भाग होते हैं। एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भाग होते हैं। पहला कौन सा है? व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास भी कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास भी कहते हैं। कर्मधारय समास समानाधिकरण तत्पुरुष समास का ही नाम है और ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है। अर्थात हम यो भी कह सकते हैं कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। अब आगे अपन चले, व्याधिकरण तत्पुरुष समास जो इसका पहला भाग है, उसके भी दो भाग होते हैं। पहला विभक्ति तत्पुरुष समास
और दूसरा नए तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से कर्मधारय समास जो होता है इसका भी एक भाग होता है द्विगु समास। ये अच्छी तरह से हमें समझ लेना है। तत्पुरुष समास के दो भाग होते हैं। पहला भाग है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा भाग है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम है कर्मधारय तत्पुरुष समास। आगे विभक्ति तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास का पहला भाग है और नय तत्पुरुष समास व्यधिकरण समास का दूसरा भाग है। ऐसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भी दो भाग हुए। तत्पुरुष समास के दो भाग, जिनमें व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भी दो भाग। वैदिक समानाधिकरण तत्पुरुष समास जिसको कर्मधारय समास कहते हैं, इसका भाग होता है द्विगु समास। ये चीज हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब आता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास का पहला भाग विभक्ति तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस चीज को आप यूं समझें कि जिस समास में पूर्व पद द्वितीय से सप्तमी विभक्ति वाला होता है, जिस समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति वाला होता है, उस समास को विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास का समस्त पद बनाते समय हमें ये याद रखना है कि जब इस समास का हम समस्त पद बनाएंगे तो पूर्व पद की विभक्ति का, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, लोप हो जाता है और पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके आगे उत्तर पद को जोड़ दिया जाता है। और फिर उस पूर्व पद में जो विभक्ति होती है, उस पूर्व पद की विभक्ति के आधार पर ही उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है शरणागत है। शरणागत ये उदाहरण है। इसका समस्त पद है शरणागत है, समास विग्रह होगा शरणम आगत है। शरणम आगत है अर्थात यहां पर दो पद है, एक शरणम और दूसरा आगत है। शरणम के अंदर द्वितीय विभक्ति है। अब यहां पर शरणम की द्वितीय विभक्ति का लोप करके हमने समास बनाया। शरणम, शरण प्लस आगे वाला लिख दिया आगत है। शरण प्लस आगत है, इनको मिलाएंगे दीर्घ संधि होकर शरणागत है। यहां पर द्वितीय विभक्ति का लोप हुआ। द्वितीय विभक्ति का लोप होने के कारण शरणागत में द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। इसी प्रकार से सर्पेण दष्ट है। सर्पेण दष्ट है ये समास विग्रह है। यहां पर तृतीय विभक्ति का लोप हो रहा है और सर्प दष्ट है ये समस्त पद बना, तो यहां पर तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। भूताय बलिहि, भूत बलि, इसमें चतुर्थी विभक्ति का लोप हो रहा है यहां, इसलिए ये चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही चोरात भयम, चोरात भयम, चोर भयम, चोरात में पंचमी विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। राज्ञ पुरुष है, राजपुरुष है, यहां पर षष्ठी विभक्ति का लोप हो रहा है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे युद्धे निपुण है, युद्ध निपुण है, इसमें सप्तमी विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। इस तरह से पूर्व पद में जो विभक्ति होती है उसका लोप करके समस्त पद बनाया जाता है, वहां विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। दूसरा भाग है इसका नय तत्पुरुष समास। नय तत्पुरुष समास में क्या होता है? नय तत्पुरुष समास में समास का जो समास विग्रह होगा उसके अंदर समास विग्रह में पहला पद न होगा। नय तत्पुरुष समास में पूर्व पद न होता है और उत्तर पद का इसके साथ सम्मिलित करके जब हम समस्त पद बनाएंगे तो न की जगह ए हो जाता है। यानी नए तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद न होता है समस्त पद करते समय उस न की जगह ए हो जाता है। यह है नए तत्पुरुष समास। जैसे नए धार्मिक है, नए धार्मिक है।
यहां पर इसका समस्त पद बनाएंगे तो ने की जगह हो जाएगा ए और आगे लिख देंगे धार्मिक है। ने धार्मिक का हो गया ए धार्मिक है। ऐसे ही ने सुखम, ए सुखम, ने सत्यम, ए सत्यम, यानी पूर्व पद ने का यहां पर ए हो जाता है और जहां पूर्व पद ने होता है और उसका ए करके जब समस्त पद बनाया जाता है तो वहां आपको समझ जाना है कौन सा समास होगा, नए तत्पुरुष समास होगा। ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास के दोनों भाग थे। पहला विभक्ति तत्पुरुष समास, दूसरा नए तत्पुरुष समास। अब आता है दूसरा भाग, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसको आप कर्मधारय समास भी कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास कर्मधारय का ही नाम है। इस कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। दोनों पदों में समान विभक्ति होने के कारण इस समास का नाम पड़ा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास के 3 स्वरूप होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के 3 स्वरूप होते हैं, जिनमें पहला स्वरूप आप नोट कर लीजिए। इस समास के अंदर कभी कभी विग्रह जो पद होते हैं उनके अंदर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के विग्रह पदों में पूर्व पद कभी कभी विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, तो वहां पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास होता है। ऐसे ही कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है, तो वो उपमान उपमेय कर्मधारय समास होता है। ऐसे ही दोनों पदों में कभी कभी विशेषण होता है, अर्थात दोनों पद विशेषता लिए हुए होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उभय पद विशेषण होता है। इसके उदाहरण आप यहां पर देख सकते हैं, नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम ये समास विग्रह है, नीलम उत्पलम। यहां पर दोनों पदों में, पूर्व पद नीलम में और उत्पलम में, दोनों में समान विभक्ति है और जब इसका समस्त पद करेंगे तो यहां बना नीलोत्पलम, यानी यहां पर विशेषता बताइए, इसमें विशेषण है और ये विशेष्य है, उत्पन्न की विशेषता बताई है, इसलिए यहां पर हुआ विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। ऐसे ही मधुरम फलम, यानी मधुर फलम, मधुर फल की विशेषता बताइए कि ये कैसा है, मधुर है, मीठा है, तो यहां पर भी विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। घन श्याम है, घन श्याम है, यहां श्याम को उपमा दी गई है, किसकी, घन की, घन की तरह श्याम, अर्थात घन श्याम, तो यहां पर उपमान उपमेय कर्मधारय समास हुआ। चंद्र एव मुखम, चंद्रमुखम, यहां पर मुख को बताया है किसकी तरह, चंद्रमा की तरह, चंद्रमा के जैसा मुख, चंद्र मुखम, यहां भी उपमा दी गई है। इन दोनों में उपमान उपमेय कर्मधारय समास है। शीतम च उष्णम, शीतोष्णम, यहां पर शीतम में भी और उष्णम में भी दोनों में विशेषण पद है, दोनों शब्द अपने आप में विशेषता लिए हुए हैं, एक शीत की विशेषता लिए हुए, एक उष्ण की विशेषता, एक ठंड की एक गर्मी की विशेषता लिए हुए, ऐसे दोनों पद विशेषण हैं। तो यहाँ पर शब्द बना समस्त पद शीतोष्णम, यहाँ पर उभय पद तत्पुरुष समास है कर्मधारय। ऐसे रक्तश्च पीत है, रक्त पीत है, ये हुआ कर्मधारय समास या समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास की ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कर्मधारय समास को ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कभी कभी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है, और कभी कभी दोनों पद विशेषण अर्थात विशेषता लिए हुए होते हैं। इनके उदाहरण आपको यहाँ पर हमने बता दिए हैं। इस प्रकार से ये कर्मधारय समास हुआ। अब इस कर्मधारय समास का ही एक और भाग है जिसको बोलते हैं द्विगु समास। कर्मधारय समास का ही एक भाग है जिसको बोलते हैं द्विगु समास।
द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। द्विगु समास के पूर्व पद की आपको ये याद रखना है कि जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास का जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होता है। लेकिन यहां भी आपको एक बात याद रखनी है, जैसे अव्ययभाव समास में आपको बताया था कि जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची है लेकिन वो नदीर सूचक शब्दों से जुड़ा हुआ है तो वहां द्विगु समास नहीं होगा, वहां अव्ययभाव समास होगा। ये भी हमें याद रखना है। तो यहां द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा और जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास का प्रयोग समूह अर्थ में होता है, समाहार अर्थ में होता है। द्विगु समास का प्रयोग समूह अर्थ में किया जाता है, यानी समाहार अर्थ में किया जाता है। और विग्रह करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम द्विगु समास का विग्रह करेंगे तो द्विगु समास का विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और समस्त पद जो बनेगा वो नपुंसकलिंग एक वचन में बनेगा। लेकिन कभी कभी इकारांत स्त्रीलिंग में भी बनते हैं। ये दोनों ही चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, सप्तानाम दिनानाम समाहारे। समाहारे समूह है, ये समूह अर्थ हो गया समाहार। सप्तानाम यानी 7, ये संख्यावाची शब्द हो गया। सप्तानाम ये संख्यावाची शब्द है और समाहार समूह है किसका, दिनों का। 7 दिनों का समूह है। समझ में आ रहा है, 7 दिनों का समूह है। समूह अर्थ में 7 दिनों का एक समूह है। क्या कहलाएगा, सप्त दिनम, सप्ताह, सप्त दिनम, सप्तानाम दिनानाम समाहारे सप्त दिनम। ऐसे ही पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारे पंच पात्रम। तो यहां पर पहला पद क्या है, संख्यावाची है और संख्यावाची होने के कारण पहला पद पंच संख्या है या सप्त भी संख्या है। तो पहला पद जिस समास में संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इतना याद रखना है, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि कहीं कहीं इस समास में इकारांत स्त्रीलिंग भी होता है। ये समास कैसे, त्रयाणाम लोकानाम समाहारे, त्रिलोकी। त्रिलोकी, इसमें त्रि संख्यावाची शब्द है लेकिन लोकी ये क्या है, स्त्री सूचक शब्द है। ऐसे ही वटी, ये भी स्त्री सूचक शब्द है, पंचवटी। तो पंच संख्यावाची शब्द है और वटी स्त्री सूचक शब्द है। तो त्रिलोकी में त्रयाणाम लोकानाम समाहारे अर्थात त्रिलोकी, ये स्त्री वाचक शब्द बन गया। ऐसे ही पंचानाम वटानाम समाहारे पंचवटी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास जो होता है ये नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है, लेकिन कभी कभी यह इकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है, जिसके आपको यहाँ उदाहरण बताए। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो ये था आपका तत्पुरुष समास। इस समास में आपको मोटी मोटी ये 2-4 बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इस समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, कहीं पर दोनों पदों में एक समान विभक्ति भी होती है। समस्त पद बनाते समय पूर्व पद की विभक्ति का लोप कर दिया जाता है और पूर्व पद में जो विभक्ति होती है उसी के नाम पर उसका नामकरण हो जाता है। इस समास के भेद की बात करें तो 2 भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसको आप क्रमधारीय समास भी कहते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, विभक्ति तत्पुरुष समास और नए तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो होता है वो द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक होता है और पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद में उसी विभक्ति के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। नए तत्पुरुष समास में पूर्व पद न होता है, समस्त पद बनाते समय उसका ए हो जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास यानी क्रमधारीय समास में क्या होता है,
दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं, इसी कारण इसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। इस समास में पूर्व पद विशेषण और विशेष्य होता है, कभी कभी उपमान और उपमेय भी होता है और कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। ऐसे ही इसका दूसरा भाग है द्विगु समास, क्रमधारय का भाग है द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर पूर्व पद संख्यावाची होता है और इस समास के अंदर समूह अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करके इसका वाक्य जो समस्त पद बनेगा वो नपुंसकलिंग एक वचन में बनेगा। कहीं कहीं पर त्रिलोकी, पंचवटी आदि में ये स्त्रीलिंग में भी बनता है। इस तरह से ये आपका तत्पुरुष समास हुआ। अब कल हम आपके पास आएंगे आगे का इसका पाठ लेकर के, लेकिन जाने से पहले मैं पुनः आपसे कहूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।